What's up, guys? Welcome back to the channel. This is Khushi, your friend, well-wisher and mentor as well. आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। फाइनली फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट कैसा होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस जो बन रहे थे वो आखिर आ कहाँ से रहे थे, वो कहाँ से डेवलप हो रहे थे। तो दिस चैप्टर विल गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग एंड बिहेवियर। These principles are not rigid but flexible and are meant to guide the practice of management. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, ब्रॉड गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब ब्रॉड गाइडलाइंस किसके लिए है, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर के लिए। अब मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर से हम क्या समझते हैं कि मैनेजर्स जो काम करते हैं, किसी काम को करने के लिए किस तरीके से एक्ट करते हैं, कौन से चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है मैनेजरियल बिहेवियर में, वो आता है मैनेजरियल बिहेवियर में। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है मैनेजरियल बिहेवियर और मैनेजरियल डिसीजन टेकिंग के लिए, ये इसमें मैनेजर्स की हेल्प करती है। आगे लिखा हुआ है, these principles are not rigid but flexible and are meant to guide the practice of management. They help in increasing managerial efficiency and bring discipline in the organization. अब ये जो principles of management होते हैं, ये क्या होते हैं, flexible होते हैं, rigid नहीं होते। साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं इसकी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं करते। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये चेंज होते हैं और मैनेजर्स जो होते हैं इनको मॉडिफाई करके, इनके साथ इंटरप्रीट करके इनको अप्लाई करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और ये हमारी किस चीज में मदद करते हैं, मैनेजरियल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और मैनेजरियल एफिशिएंसी और डिसिप्लिन बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हमारे कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट न जा रहे हो, जो फाइनेंशियल हो या फिर फिजिकल हो, और जो डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अच्छे से चलता रहे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिसिप्लिन ही नहीं हो रहा होगा तो एक एम्प्लॉय इधर भाग रहा होगा, एक एम्प्लॉय इधर भाग रहा होगा, और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो कभी भी अचीव हम नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत मेजर रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इनका मतलब क्या है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रुथ्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटल ट्रुथ है। फंडामेंटल ट्रुथ मतलब सच्चाई है ओवरऑल किस चीज की, बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एनालिसिस व्हिच गाइड मैनेजरियल बिहेवियर। अब ये किस चीज पर बेसिस करते हैं फंडामेंटल ट्रुथ, लॉजिक पर और एनालिसिस पर। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मतलब अजम्पशन नहीं चलती, यहाँ पर किसी चीज के, किसी काम के पीछे कोई लॉजिक होता है और एनालिसिस होता है। जो मैनेजर्स होते हैं बहुत एनालाइज करते हैं हमारे प्रेजेंट को देखकर कि अभी काम कैसा चल रहा है और पास्ट में किन चीजों से हमें फायदा हुआ है, किन चीजों से हमें नुकसान हुआ है, और इस सिचुएशन में हम किस चीज को लगाकर बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, these are not as registered as scientific principles but offer guidelines to take various problems and situations in a business organizations. ये साइंस की तरह रजिस्टर्ड प्रिंसिपल्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग को फेस करने के लिए हमारी मदद करते हैं और हमें कंपटीशन फेस करना सिखाते हैं कि मार्केट में कंपटीशन में कैसे जीता जा सकता है, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन किया जा सकता है। तो आई होप कि मीनिंग एंड पर्पस आपको समझ में आया होगा इनका। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इनका नेचर क्या है, इनके फीचर्स क्या है। तो पढ़ लेते हैं वन बाय वन, समझ लेते हैं बड़े आराम से। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी से हमारा मतलब होता है
कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, लार्ज, पब्लिक, प्राइवेट, हर जगह ये यूज हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या रहेगी कि इनको सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन टाइप, कंपनी, फर्म, तुम्हें बस इनको मॉडिफाई करना है एंड यू कैन अप्लाई इट। तुम इन्हें अप्लाई करके एक बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस और नॉन बिजनेस, स्मॉल और लार्ज, पब्लिक और प्राइवेट। दे कैन बी अप्लाइड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बट विच ड्यू रिगार्ड टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। ये मैनेजमेंट के सारे ही लेवल्स पर अप्लाई हो सकते हैं, इनके लिए कोई लेवल भी फिक्स नहीं होता कि नहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। तो ये ऐसा भी नहीं है, सारे ही लेवल्स मैनेजमेंट पे ये अप्लाई हम कर सकते हैं, बट हमें मॉडिफाई इनको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बाहर से जो थोड़ा सा नॉइज आ रहा है उसको प्लीज अवॉइड करना। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्लीज अवॉइड इट। सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस से क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेटा जनरल गाइडलाइंस है, जैसे कि हमें कोई गाइड कर देता है कि तुम इस काम को इस तरीके से बेहतर कर सकती हो। कोई भी रिजिड सॉल्यूशन नहीं है, रेडीमेड सॉल्यूशन हमें नहीं देता है, बस गाइडलाइंस है कि अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है। दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशंस। मैनेजर्स मस्ट इंटरप्रेट देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच मेक्स देम फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये क्या है? जनरल गाइडलाइंस है, किसी भी एक्शन के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं करती है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो इनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट, इनके साथ मॉडिफाई करके इनको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इंटरप्रिटेशन एंड मॉडिफिकेशन इनके साथ हो रहा होता है, यही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल इन नेचर बनाता है। ये रिजिड नहीं होते, क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा हमने इतनी देर से फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो इनके साथ इंटरप्रेट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं और एनालिसिस करते हैं कि हम किसी भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमारी प्रॉब्लम के लिए किस तरीके से मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ये प्रेजेंटेशन होते हैं, ये कोई भी होते किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के कि हमने अज्यूम किया इससे ये अच्छा हो सकता है, नहीं, ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस है, एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ फॉर्म्ड किए हैं। जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन छोटे से बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, उन लोगों ऑफ मैनेजमेंट में किया है, उन लोगों जो भी फॉर्मूले लगा के, जो भी चीजें लगाकर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इतना सक्सेस किया है, उन्होंने देखा है कि हम किस चीज से लॉस में जा रहे थे और किस चीज से हमारी बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रही थी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जा रहा था। तो उन चीजों को एनालिसिस करके, उनको देखकर, समझकर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको बनाया गया है। तो ये कोई भी अजम्पशन नहीं है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस के साथ बनाए गए हैं। वही लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। रियल लाइफ बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर्स हैव कंट्रीब्यूट टू देयर फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल वही हम इतनी देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से इनको ये चेंज हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। ठीक है, देख लेते हैं। दे आर नॉट रिजिड एंड कैन बी मॉडिफाइड एज पर द नीड्स ऑफ द सिचुएशंस। मैनेजर्स कैन एडजस्ट देयर एप्लीकेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ अ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की डिमांड को मीट करने के लिए मैनेजर्स इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, इनमें छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। तो इससे ये क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। Next point and the last point is cause and effect relationships. Principles of management cause and effect relationship के बारे में बताने में हमारी काफी मदद करती है। इससे हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, मतलब जो कॉज है उससे इफेक्ट क्या निकल के आने वाला है। ये हमारी एनालिसिस में मदद करती है कि हम कोई भी काम करेंगे तो उससे हमारा आउटकम अच्छा निकल कर आएगा या फिर हमारी बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस तो फेस नहीं करना पड़ेगा कहीं। तो इसमें हमारी बहुत मदद करते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है ये करोगे
तो ये होगा, अच्छे से पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो पढ़ना क्या है, कॉज है, और उसका इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर कि हम पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हम बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करेंगे, तो वो क्या है, इफेक्ट आएगा हमारे ऊपर इस पढ़ाई का। तो आई होप कि समझ गए होगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है इधर। अब पढ़ लेते हैं लिखा क्या हुआ है। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरियल एक्शंस एंड देयर आउटकम्स। मैनेजरियल एक्शंस और उनके आउटकम्स का बीच का रिलेशनशिप जो होता है वो हमें बताते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनको समझने में हमारी मदद करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कोई भी काम करेगा तो उसका आउटकम कैसा निकल कर आएगा, ये एनालिसिस करने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कदम उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फेयर रेम्यूनरेशन, ये क्या है, कॉज है, में लेड टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इफेक्ट है। अगर हम हमारे एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन देंगे, टाइम पर सैलरी देंगे, टाइम पर वेजेस देंगे, उनकी जो मेहनत लग रही है उसको उसके हिसाब से उनको सैलरी और वेजेस देंगे, तो उनका क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस में ये अप्लाई हो सकते हैं। सेकंड, फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस एनालिसिस के साथ ये फॉर्म हुई है, ये कोई भी असम्पशंस नहीं है। थर्ड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जनरल गाइडलाइंस का मतलब कि जनरल गाइडलाइंस है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब बताती है कि हम क्या करेंगे तो इसका आउटकम कैसे निकल कर आएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल है, भैया रिजिड नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी जरूरत क्या है, हम पढ़ तो रहे हैं बट इनको पढ़ने की जरूरत क्या है। लास्ट क्लास में माइक बंद हो गया था तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था, इस वजह से डर लगता है, तो माइक थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो गो टू द पॉइंट, इनकी जरूरत क्या होती है, हमें इन्हें पढ़ना क्यों है, तो वन बाय वन समझ लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब इसका क्या मतलब है मैम, प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है उसको रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बताने में ये मदद करते हैं कि रियल लाइफ में काम कैसा हो रहा होता है, काम को कैसा करना पड़ता है। सिंपल शब्दों में कहें तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होना काफी नहीं है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। तो ये मदद करते हैं कि इस काम से जो प्रैक्टिकली तुम्हारा रियल दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा इस काम से, तो ये इस चीज में मदद करते हैं, मैनेजर्स को बताते हैं कि रियल लाइफ में सिचुएशंस कैसी चल रही हैं, यहाँ पर काम कैसा होता है। ठीक है, देख लेते क्या लिखा है। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज प्रिंसिपल्स मैनेजर्स आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस सिस्टमैटिकली। इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने के बाद जो मैनेजर्स होते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को अच्छे से फेस कर सकते हैं, और जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इनके पास आ रही होती है, जो कॉम्पिटिशन फेस कर रहे होते हैं, इनके साथ ये अच्छे से डील कर सकते हैं, अच्छे से हैंडल इनको कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जहां अच्छे से लगे हुए होते हैं, जहां कंपनी अच्छे से स्मूथली फंक्शनिंग कर रही होती है, वहां पर जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो या फिर हमारी बिजनेस के कोई एसेट्स हो, मशीनरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उनका उन रिसोर्सेस का क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा यूज जितना उनका पॉसिबल होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम उन रिसोर्सेस का करते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इनका यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में काफी बड़ा रोल होता है। पढ़ लेते हैं कैसे। Principles help in the judicious use of resources and result in maximum output with minimum input. They also support effective coordination and control. जो principles of management होते हैं, ये principles हमारी resources को proper utilize करने में हमारी मदद करते हैं कि हम कैसे minimum से minimum input लगाकर maximum output निकाल सकते हैं, इनकी स्टडीज करके, इनको समझ के। तो इनका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के फील्ड में भी काफी अच्छा रोल होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है, सॉरी,
थर्ड पॉइंट है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस। अब बेटा साइंटिफिक डिसीजंस का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो जब हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है तो इसके दो तरीके होते हैं कि एक तो हम इमोशनली सोच रहे होते हैं, दिल से सोच रहे होते हैं भैया, और एक क्या होता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम चीजों को एनालिसिस कर रहे होते हैं कि नहीं सोच के काम नहीं चलेगा, इमोशनली फैसला लेने से काम नहीं चलेगा, हमें देखना होगा कि चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके की है, हम कैसे इसको डील कर सकते हैं। तो एक तो होता है कि हम इमोशनली किसी चीज का डिसीजन ले रहे होते हैं, और एक होता है कि हम सोच समझकर प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है वो हमें साइंटिफिक डिसीजन लेने में मदद करती है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा बिजनेस में इमोशनली काम नहीं चलता, बिजनेस में साइंटिफिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिजनेस में प्रॉपर एनालिसिस और ऑब्जर्वेशंस के साथ काम करना पड़ता है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो साइंटिफिक हो, उनमें कोई भी अजम्पशन ना हो और कोई भी इमोशनल अटैचमेंट उनमें ना हो, हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस के साथ क्या ले डिसीजन ले, जिससे कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की कोई रिस्क या लॉस फेस करना ना पड़े। तो वही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स इन मेकिंग डिसीजंस दैट आर थॉटफुल एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस रेदर देन गैस वर्क और ट्रायल एंड एरर मेथड्स। वही जो मैंने बोला था कि यहाँ पर गैस वर्क और ट्रायल और एरर मेथड होने से जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हमें बचाते हैं कि हमने सोचा कि यार हो सकता है ऐसा करने से अच्छा होगा, और पता चला कि हमारा जो काम है वो बिगड़ गया और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया, और बाकी हमारे जो रिसोर्सेस है फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों में ही लॉस और हमें देखने को मिल गया, वो फालतू ही वेस्ट हो गए। तो इन सब चीजों से जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमें बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। बेटे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स मीट करने में हमारी काफी मदद करते हैं, क्योंकि हम जब किसी प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये इसको कैसे यूज करना है। देखो सिर्फ हमारे हाथ में गन होना इनफ नहीं होता कि हम उस गन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमें उसका यूज करना भी तो आना चाहिए कि ये यूज, वरना हम यही सोचते रहेंगे ये क्या है, तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है? इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकती। तो प्रिंसिपल्स सिर्फ समझना, सिर्फ जानना कि प्रिंसिपल्स होते हैं और उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना कि प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल कहाँ काम आएगा, किस तरीके से इसका यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों ही चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है इनको अच्छे से समझकर हम जो चेंजिंग एनवायरनमेंट हमसे जो रिक्वायरमेंट मीट करता है हम उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, दीज प्रिंसिपल्स कैन बी मॉडिफाइड टू मीट द नीड्स ऑफ अ डायनामिक एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट, thus इंक्रीजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्टेबिलिटी। अब ये टाइम के हिसाब से चेंज होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी को भी ये इंक्रीज करता है। ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे एम्प्लॉयज को आदत होती है कि जब टाइम के साथ कोई चीज बदलेगी तो हम उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेंगे यूजिंग दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल हो रहा होता है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय है, हमारी जो सोसाइटी है, जो भी वेजेस पर या सैलरी पर या जो वर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी जो हम उन्हें फेयर रिम्यूनरेशन दे, अच्छा मोटिवेशन दे, सेटिस्फैक्ट्री उनसे काम करवाएं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी प्रॉब्लम ना आने दे, उन्हें ऐसा ना लगे कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि छोटा काम करना बुरी बात नहीं होती, कोई चोरी तो कर नहीं रहे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर कोई वर्कर भी है तो वो काम करके प्रॉपर अपनी सैलरी और वेजेस ले रहा है, हमसे कोई एहसान नहीं ले रहा होता। तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैं वर्कर हूं तो मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इस तरीके की कोई भी चीज उसे नहीं लगना चाहिए। तो ये किस चीज में आ जाता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड सोसाइटी बाय इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, एथिकल बिहेवियर एंड इको फ्रेंडली पॉलिसीज। किस चीज में मदद करता है कि हमारा जो फेयर ट्रीटमेंट हो वर्कर्स की तरफ, एम्प्लॉयज की तरफ, और इको फ्रेंडली हम पॉलिसीज बनाए। जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं वो ऐसी ना हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को या हमारे बिजनेस को तो वो ग्रोथ की तरफ ले जा रही हो, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे वर्कर्स हैं, उनको पसंद ही नहीं आ रहे, तो उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा बेटा, तो वो काम कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस फेस करना पड़ेगा। तो हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं ये इको फ्रेंडली हो, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है, तो आई होप कि आपको पांचों ये चीजें समझ में आ गई होगी, पांचों पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी नहीं है, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो, कहीं भी तुम्हें ऐसा लगा हो कि दिस पार्ट शुड बी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल वर्क ऑन इट। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात कि अभी हमारे कंट्री के लिए ये जो टाइम है ये काफी टफ है हमारे लिए, हमारे आर्मी ऑफिसर्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो बी वेरी केयरफुल। और ये जो झूठी अफवाहें, ये खबरें जो फैल रही है, इन पर प्लीज विश्वास मत करना। ऑफिशियल पेजेस से जो न्यूज आ रही है बस उन पर विश्वास करना, और अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखना। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।